और ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट बिहार के सारण से मिल रही है। 3 लोगों के ट्रिपल मर्डर की खबर मिल रही है। घर में घुसकर एक पिता और 2 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। और इस मर्डर पर, इस घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि ये ट्रिपल मर्डर प्रेम प्रसंग में हुआ है। तो बिहार के सारण से बड़ी खबर है, ट्रिपल मर्डर की खबर है। घर में घुसकर पिता और उसकी 2 बेटियों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सारण में यह घटना हुई है। बिहार के स्वाभाविक तौर पर जो पिछले दिनों हुआ है, कल हमने देखा दरभंगा में क्या हुआ, और फिर आज सारण में ट्रिपल मर्डर, धारदार हथियार से निर्मम हत्या, पिता और उसकी 2 बेटियों की। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग में यह ट्रिपल मर्डर हुआ है, लेकिन ये कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी अपडेट, ये ट्रिपल मर्डर, ये सनसनीखेज हत्याकांड बिहार के सारण में हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्याएं की गई हैं। बड़ी खबर, घर में घुसकर पिता और उसकी 2 बेटियों की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग पुलिस कह रही है इसके पीछे का कारण, इसके पीछे की वजह। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशुतोष, थोड़ा और विस्तार में बताएं इस घटनाक्रम के बारे में, इन हत्याओं के बारे में, और कौन है ये हत्यारे जिनको पकड़ा गया है, जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पूरी जो वारदात हुई है छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है, और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया है। घटना के संबंध में ये बताया जाता है कि देर रात इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, और पड़ोसियों ने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। गाँव में ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसी प्रेम प्रसंग में जो है ये पूरी हत्या की वारदात हुई है। और इस वारदात के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में लगातार हत्याओं की घटनाएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, और इसी दौरान जो है ये वारदात हुई है। इस वारदात पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष से इस पूरे मामले पे जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, और देर रात में ही 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार करके। शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। तो फिर एक बार बिहार में हत्या हुई है, और स्वाभाविक तौर पर विपक्ष इस मामले पर सरकार को फिर से घेरेगा ही। आगे बढ़ते हैं और 60 सेकंड में न्यूज़ की बात करते हैं। 60 सेकंड में न्यूज़ हम आपको देंगे किस विषय पर। विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे कल। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। अब इसके बाद लखनऊ में माहौल गर्म है। सबके मन में सवाल यह है कि इस मुलाकात में बात क्या हुई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में लगे झटके से बीजेपी अभी भी उबर नहीं पा रही है। समीक्षा और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन 14 जुलाई को लखनऊ में पार्टी कार्य समिति की बैठक के बाद माहौल और गर्म हो गया है। डिप्टी सीएम ने बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताकर भूचाल ला दिया था। उसके 2 दिन बाद अचानक वो दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। ये 3 दिन में दोनों की दूसरी मुलाकात थी, जिसके बाद कई सियासी कयास लगने लगे कि आखिर दोनों में क्या बात हुई। शाम 7:52 के आसपास केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात पार्टी संगठन और यूपी सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर हुई। राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, राज्य की परिस्थितियों पर फीडबैक लिया गया। इस मीटिंग में कोई और मुद्दा एजेंडे में नहीं था। मौर्य से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मिले। साफ है कि 4 जून के नतीजों के बाद बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है, और इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त पार्टी देगी। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद यूपी बीजेपी में भले ही अभी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए बतौर सीएम अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं। सीएम आवास पर सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू होगी। प्रभारी मंत्रियों की आज सीएम ने बैठक बुलाई है।
हर सीट के लिए 3-3 मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। उपचुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हार हुई, उनके काउंटर पर बात होगी। इसी के मद्देनजर सीएम ने लखनऊ में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि बीजेपी का असली चेहरा शिक्षकों और आम जनता के सामने आ चुका है। शिक्षक और आम जनता बीजेपी को उपचुनाव ही नहीं बल्कि अगला हर चुनाव हराएगी। जनता ने सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है। आइए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों में सत्तारूढ़ दल बीजेपी की हार हो गई और इसके बाद पार्टी के अंदर जो कलह है वो खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुलकर सबके सामने अपनी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है और बाहर से उम्मीदवार थोपे जा रहे हैं। देहरादून में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। मुद्दा था लोकसभा में 5 सीट पर जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना, साथ ही उपचुनाव में हार और आने वाले चुनावों की रणनीति। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी, साथ ही अन्य सांसद और विधायक शामिल हुए। थोपने का काम मत करना, ये जमीन मत छोड़ो, ये कार्यकर्ता मत भूलो। पुष्कर जी आप केवल मैं उतरा तुम आए हो। बैठक में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने जो कुछ कहा वो साफ झलक थी कि उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। दरअसल तीरथ सिंह रावत के दर्द यूं ही नहीं झलके हैं। वो कई बार विधायक रहे, उत्तराखंड की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, पार्टी संगठन में काम किया, 2019 में सांसद बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बगावत होने पर उन्हें सीएम बनाया गया, लेकिन महज 4 महीने बाद ही उनकी जगह धामी को सीएम बना दिया गया। वही देखिए, मोदी सरकार ने एक बार फिर से नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद और इसके साथ ही मंत्रियों में कुछ फेरबदल करने के बाद मंत्रिमंडल में अब जाकर इसमें चेंजेस किए गए हैं। हालांकि जो अच्छी चीज है वो एनडीए के सहयोगी दलों को भी इसमें जगह दी गई है। 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद आयोग में पुनर्गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीजेपी कोटे के मंत्री शिवराज सिंह चौहान पदेन सदस्य बनाए गए हैं, जबकि जेपी नड्डा और नितिन गडकरी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। जेडीएस कोटे से एचडी कुमारस्वामी, हम से जितन राम मांझी, जेडीयू कोटे से मंत्री राजीव रंजन सिंह भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में टीडीपी से के राममोहन नायडू और एलजेपी-आर से चिराग पासवान भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी पीएम मोदी अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। जबकि पदेन सदस्यों में गृह, रक्षा और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। आइए अब थोड़ी बात महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं। उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, उसने सभी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आने वाले चुनाव में लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई और उन सबसे सीट वाइज फीडबैक लिया और इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उनके मुताबिक, उनके हिसाब से सहमति नहीं बनती है तो वो अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की भारी जीत हुई थी। विपक्षी गठबंधन से 48 में से 30 सांसद चुने गए। उद्धव गुट सबसे ज्यादा 21 सीट पर चुनाव लड़ी और जीती 9 सीट, जबकि कांग्रेस 17 सीट पर लड़ी और 13 सीट जीती और शरद गुट 10 सीट पर लड़ी और 8 जीती। ये महाविकास अघाड़ी के लिए तो धमाकेदार जीत थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए संकेत की सबसे ज्यादा सीट पर लड़ने के बावजूद उनकी सीटें कम रह गईं। लिहाजा उन्होंने सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में बैठक की। सहयोगी दलों को कितनी सीटें देनी है उस पर चर्चा की। 90-90-90 के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। 2019 के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई और उस समय बीजेपी से गठबंधन था और ठाकरे की पार्टी 124 सीटों पर लड़ी थी।
बात बनी तो ठीक, वरना उद्धव अकेले ही चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 2 शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका होगा। दूसरी तरफ डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां से आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। पिछले 2 हफ्तों से डोडा में ऑपरेशन चल रहा था, जो सोमवार रात मुठभेड़ में बदल गया, जिसमें सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान शहीद हो गए। कैप्टन ब्रजेश थापा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, तो सिपाही अजय सिंह और सिपाही विजेंद्र सिंह झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले थे। सेना के चौथे शहीद नायक डी राजेश हैं, जो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर जम्मू लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सिलीगुड़ी में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के घर पर मातम पसरा है, लेकिन उनके माता पिता को अपने बेटे पर गर्व है। राजस्थान के झुंझुनू में भी मातम पसरा है, क्योंकि यहाँ के 2 वीर सपूतों ने अपनी जान देश पर कुर्बान की है। भासावता कला गांव के अजय सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। झुंझुनू के डुमौली के रहने वाले विजेंद्र सिंह के गांव में भी मातम पसरा है। विजेंद्र ने भी 2018 में सेना ज्वाइन की थी। उनके परिवार और गांव के कई लोग सेना में हैं। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दें। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उनकी मीटिंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। यूपी में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। कार्यकर्ताओं में निराशा पर भी चर्चा की गई है दोनों के बीच, और नाराजगी को लेकर रोड मैप पर बातचीत हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुई है उस पर जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि कई चीजों को लेकर बहुत ही बारीकी से बात हुई है। यूपी में जो इस वक्त हालात हैं, जो माहौल है, उसको लेकर चर्चा हुई है। कार्यकर्ताओं में जो निराशा है उसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार बीजेपी को वहां पर झेलनी पड़ी, उसकी वजह से इस वक्त कार्यकर्ता भी निराश है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि परिस्थितियों को लेकर, कार्यकर्ताओं की निराशा को लेकर बातचीत की गई है, लेकिन क्या आपके पास जानकारी है जो मीटिंग हुई, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर भूपेंद्र चौधरी की बात करें, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं इस मीटिंग के? जय, देखिए सबसे अहम बात यह है कि अभी जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई थी, उसी में ये तय हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के संगठन और सरकार से जुड़े 5 चेहरे एक एक करके मिलेंगे। क्योंकि उस दिन कार्य समिति की बैठक में 1-to-1 बातचीत नहीं हो पाई थी। उनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन 5 के नाम है। उसी कड़ी में ये 2 मुलाकातें हुई हैं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की। हमारी जानकारी ये कहती है, सूत्र ये कहते हैं कि केशव मौर्य ने पूरा का पूरा रोड मैप सामने रखा है, जो स्थितियां हैं वो बताई है। यही भूपेंद्र चौधरी ने भी बताई है कि क्या यूपी में हालात हैं। और बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में जो निराशा है, जो उनकी असहजता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो एड्रेस नहीं हुई है। इस पर ध्यान देने वाली बात है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें कई सारी बातें आई, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोई रोड मैप अभी तक सामने नहीं आया है। तो 2027 का चुनाव सामने है, और अगर इस कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, सरकार से उनकी जो निराशा है और जो उनकी चिंताओं को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, अगर इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी के लिए मुश्किल आएगी। तो एक कंक्रीट रोड मैप बने और वो ऐसा जो कार्यकर्ताओं को दिखे, ये एक महत्वपूर्ण बात रही है, ये जो बातचीत हुई है उसकी। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।